जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए यूपीएससी दरोगा भर्ती की सामान्य ज्ञान की क्लास 10। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों, आप हमें चैनल के साथ बने और हम आपके कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कराने का, अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कराने में मदद करेंगे। और आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनका भी रिवाइज कराते रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। दोस्तों, हम चलते हैं इस वीडियो के अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। तो है दोस्तों प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की संख्या सर्वाधिक थी? क्या है? किन भारतीय राज्यों समूह की संख्या सर्वाधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों, इसमें जो है आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य थे। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा था दोस्तों आपका बिहार। क्या था? तीसरा बिहार। इसमें 2011 की जनगणना के साथ आपके 3 राज्य थे, उत्तर प्रदेश और बिहार। लास्ट क्या हो गया? लास्ट हो गया दोस्तों आपका बिहार। ठीक दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है जनगणना के, क्या बोलते हैं, जनगणना के अनुसार, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में क्या घनत्व कितना था? भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना? दोस्तों, यहाँ पर घनत्व होगा। भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 382 व्यक्ति किमें 382 व्यक्ति कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में जो जनसंख्या का जो घनत्व था सर्वाधिक, अंतिम आंकड़ा 382 था। और जो सर्वाधिक घनत्व का था, सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो था वो कहता था, वो था दोस्तों आपका बिहार का। कहता था बिहार का जनसंख्या, अपने भारत का घनत्व 382 था, बिहार का सबसे ज्यादा था। और सबसे न्यूनतम, सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व किसका था? अरुणाचल का। कम किसका था? अरुणाचल का। अरुणाचल। बिहार का कितना था दोस्तों? 6। कितना था? इतना घनत्व था। और अरुणाचल प्रदेश का कितना था? 17। अरुणाचल प्रदेश का कितना था दोस्तों? 17। आप ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्कूल में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.7। क्या हो जाएगा? 17.7। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर इतनी थी, 17.7% रही है। दोस्तों, हम आपको जनगणना से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो में। हम आपको हर वीडियो में हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। दोस्तों, ये सही है आपका। किसका आंसर नंबर क्या सही है? डी। क्या सही है इसका आंसर नंबर? आंसर नंबर डी।
तो दोस्तों 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जो कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत, जो सालों जितने साक्षर व्यक्ति होते हैं उनका जो परसेंटेज निकालेंगे, उनकी जो जनसंख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? साक्षरता दर बोलते हैं। उसको कहते हैं साक्षरता दर बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी। कितनी थी? भारत की जनसंख्या दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 73% थी। कितनी थी दोस्तों? 73% थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ पे भारतीय होगा, दशक में भारतीय वृद्धि दर ऋणात्मकता दर कितनी थी? भारत में किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर इसका आपका सही हो जाएगा इसमें सी। 1911 से 1921 1911 से 1921 के दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। इसका आप क्वेश्चन दोस्तों समझ नहीं पा रहे होंगे। इसमें ये है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? मतलब किस जनसंख्या दर ऋणात्मक थी? तो इसका हो जाएगा 1911 से 1921। इसमें क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है तो इसका समझ में बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी। दोस्तों हम इसको आपको सही से बताते हैं। इसके आपका क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, मतलब किस दशक में थी? तो इसका इतना लिखना है 1911 से 1921 में थी। दोस्तों हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5-6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर हमारा 6 कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? दोस्तों इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा? हरियाणा। इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 हमारा है, किस वर्ष में भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है? किस वर्ष से भारत में जनगणना जो हर 10 साल में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। 1881 से 1881 से भारत की पहली नॉन सिंक्रोनाइज मतलब पहली असमकालिक जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। किसमें हुई थी? वो पहली जो जनगणना थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी और 1881 से शुरुआत हो गई थी। हर 10 साल जनगणना, हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। कंटिन्यूअस मुझे एक प्रक्रिया बन चुकी है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। जनगणना से कोई 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं हर एग्जाम में। अब हमारा अपना अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर दर्ज की गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर दर्ज की गई थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 75। क्या हो जाएगा? 75.3%, 75.35%। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें 75.35%। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र के रख रखाव में जाति समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एहरलिख द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र के रख रखाव में जाति समृद्धि के महत्व का सुझाव देने के लिए पॉल एहरलिख, नाम याद रखिएगा दोस्तों, पॉल एहरलिख द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी? दोस्तों इस काम का आंसर हो जाएगा रिवेट पोपर परिकल्पना। क्या हो जाएगा? रिवेट पोपर परिकल्पना।
क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका आंसर ध्यान रखिए, रिवेट पोपर परिकल्पना। ये रिवेट पोपर जो परिकल्पना थी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, पॉल एहरलिख। किसके द्वारा, पॉल एहरलिख। दोस्तों यही इससे इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिवेट पोपर परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, ये भी आ सकता है कि पॉल एहरलिख के द्वारा कौन सी परिकल्पना प्रस्तावित की। तो दोस्तों आप दोनों आंसर ध्यान रखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 है, परिपाली तंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। किसको, ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ऊर्ध्वाधर होगा, क्या होगा, ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर सी, तो हो जाएगा स्तर विन्यास कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, जो विभिन्न जो प्रजातियां होता है, पायतंत्र में विभिन्न प्रजातियां होते हैं, उनके ऊर्ध्वाधर जो वितरण होता है उसको स्तर विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्तर विन्यास कहते हैं। अब चलते हैं हमारा अपने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में है, क्या है देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। क्या है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, शुद्ध, क्रुद्ध नहीं, यहाँ पे शुद्ध होगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र की जो उत्पादकता है, क्या है दोस्तों, जो तंत्र की जो उत्पादकता है वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या है, यहाँ पे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिला करके बनती है। जिसको मिला करके बनती है उसको पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बोलते हैं। दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 पे। देखिए प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है। दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, घास के मैदान। क्या हो जाएगा इसमें, घास के मैदान। दोस्तों आपके प्रकृति के आधार पर घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। किन भागों में, दो भागों में बांटा गया है। पहला उष्ण कटिबंधीय और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय। पहला क्या है, उष्ण कटिबंधीय और दूसरा क्या है, शीतोष्ण। क्या है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय। दो भागों में बांटा गया है। जो उष्ण कटिबंधीय में है, उष्ण कटिबंधीय सवाना घास का मैदान आ गया, और शीतोष्ण में जैसे प्रेरी, पंपास, वील्ड डाउन्स, स्टेपी, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण है। दोस्तों हम चलते हैं अपना 13 क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 13, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इससे क्वेश्चन बन जाते हैं और इसमें से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से। उदाहरण पूछ सकता है और घास के मैदान पूछ सकता है कि हाँ इसमें कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपका लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 देखें, प्रश्न नंबर 13 में क्या है। प्रश्न नंबर 13 कह रहे, एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पहले पोषी स्तर में शामिल होता है। क्या है, एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में पहले पोषी स्तर में शामिल होता है। दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा पादप प्लवक। क्या हो जाएगा, पादप प्लवक। क्या बोलेंगे इसको, पादप प्लवक। जो पादप प्लवक समुदाय है एक स्वपोषी घटक है। कौन सा, एक स्वपोषी घटक है। जो पादप प्लवक है वो स्वपोषी है। वो कौन सा घटक है, एक स्वपोषी घटक है। अब चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 हमारे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किन वाहनों पर, क्या है दोस्तों इसमें, क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाहनों पर BS6 अनुपालन से दूर प्राप्त है। क्या है, BS6
अनुपालन से दूर प्राप्त है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका रक्षा। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रक्षा। जो रक्षा क्षेत्र के वाहनों को 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले वाहन उत्सर्जन मानदंड BS6 से छूट दी गई है। 1 अप्रैल 2020 से जो वाहन उत्सर्जन मानदंड है उनमें छूट दी गई है। दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका UPSI परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेगा। अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? क्या दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? जल प्रदूषण, जल अधिनियम, सीधा बोलिए जल अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, इसको प्रदूषण निवारण और नियंत्रण भी कहते हैं। जल अधिनियम जो है अपना सबसे पुराना अधिनियम है। जो जल अधिनियम है वो हमारा लागू हुआ तो 1974 में। कब किया गया था लागू? 1974 में। और उसके बाद सबसे पुराना हमारा जल अधिनियम है। और फिर सेकंड है वायु अधिनियम। क्या है दोस्तों? सेकंड है हमारा वायु अधिनियम। दोस्तों देखिए हमारा वायु अधिनियम क्या कह रहा है। तो पहला है ये सबसे पुराना ये हो गया, दूसरे नंबर पर वायु, और तीसरे पे हो जाएगा पर्यावरण। क्या हो जाएगा? तीसरे पे पर्यावरण, और फोर्थ पे राष्ट्रीय हरित। दोस्तों जो जल प्रदूषण है वो हमारा 1974 में, मतलब 1974 में लागू किया गया था। और जो हमारा वायु अधिनियम है वो हमारा 1981 में। कब लागू किया गया था? 1981 में लागू किया गया था। और जो हमारा पर्यावरण अधिनियम है वो 1986 को लागू किया गया था। और जो राष्ट्रीय हरित वाला है ये 2010 में। दोस्तों इसमें जो हमारा सबसे पुराना अधिनियम है वो कौन सा हो जाएगा? जल अधिनियम। पुराना अधिनियम कौन सा हो जाएगा? जल अधिनियम। और जो बोलेंगे अभी हाल ही में जो नया अधिनियम लागू किया गया था वो कब लागू हुआ था? जो 2010 में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं कल की क्लास में। तो आप इस वीडियो के साथ अच्छे से बने रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें, और टारगेट विकास को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।